बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में घातांक एक्सपोनेंट अध्याय 6 घातांक पढ़ेंगे। बच्चों आइए इनकी भूमिका पर विचार करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है। खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है। क्या वास्तव में खबरें भी उतनी ही जल्दी फैलती है जितनी जल्दी जंगल की आग? आइए हिसाब लगाकर देखें कि खबरें इतनी जल्दी कैसे फैलती है। एक व्यक्ति राजधानी से कोई खबर लेकर अपने शहर पहुंचता है तथा वह 3 व्यक्तियों को यह खबर सुनाता है। माना कि इस कार्य के लिए उसे 5 मिनट का समय लगता है। यही खबर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 3 व्यक्तियों को अगले 5 मिनट में दी जाती है। इस प्रकार पहले 5 मिनट में जो खबर 3 व्यक्तियों को मालूम थी, दूसरे 5 मिनट में यह खबर और 3 × 3 अर्थात 9 व्यक्तियों तक पहुंच गई। अगले 5 मिनट में यह खबर 9 × 3 व्यक्तियों तक अर्थात 27 तक पहुंचेगी। पुनः अगले 5 मिनट में यही खबर 27 × 3 अर्थात 81 और नए व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार 60 मिनट में यह खबर एक व्यक्ति से शुरू करके कितने व्यक्तियों तक पहुंचेगी, आप कल्पना करके बताइए, सोच कर बताइए। आइए इसे कर देखते हैं। 5 मिनट में मान लीजिए खबर पहुंचती है 3 व्यक्तियों तक। कितनी व्यक्तियों तक? 3 व्यक्तियों तक। 10 मिनट में यह खबर पहुंचती है 3 × 3 अर्थात 9 व्यक्तियों तक। 15 मिनट में यह खबर पहुंचती है 3 × 3 × 3 अर्थात 27 व्यक्तियों तक। 20 मिनट में यह खबर पहुंचेगी 27 × 3 अर्थात 81 व्यक्तियों तक। 25 मिनट में यह खबर पहुंचेगी 81 × 3 अर्थात 243 व्यक्तियों तक। 30 मिनट में यह खबर पहुंचेगी बच्चों 243 × 3 बराबर कितना होगा, गुणा करिए, 729 व्यक्तियों तक पहुंचेगी। इसी प्रकार 35 मिनट में 729 × 3 बराबर हो जाएगा 2187। तो इस प्रकार 35 के बाद 40 मिनट में पहुंचेगी 2187 × 3 बराबर, यहाँ पर देखो 2187 × 3 में जब 40 मिनट तक हम खबरें पहुंच जाएंगे तो 3 को 8 बार लिखना पड़ेगा। 3 × 3 × 3 8 बार गुणा करना पड़ेगा। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, अरे 8 बार 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 8 बार गुणा करने से 6561 मिलेगा। इसके बाद 45 मिनट में यह खबर कहाँ तक पहुँचेगी? 6561 × 3 बराबर, यहाँ पर 9 बार 3 का गुणा होगा, 19683 नए व्यक्तियों तक पहुँचेगी। 19683 नए व्यक्तियों तक यह खबर पहुँचेगी। 50 मिनट बाद 50 मिनट में यह खबर कहाँ तक पहुँचेगी बच्चों? 19683 × 3 बराबर, यहाँ पर जब 50 मिनट में हम खबरें पहुँचेंगे तो 3 को 10 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 × 3 × 3 ऐसा 10 बार, और ये 59049 तक पहुँचेगा। 59049 व्यक्तियों, नए व्यक्तियों तक यह खबर पहुँच जाएगी। 55 मिनट, अब देखिए बच्चों 55 मिनट में यह खबर 59049 × 3 अर्थात 3 को हमको 11 बार लिखना पड़ेगा। तो 1,70,147 1,70,147 नए व्यक्तियों तक यह खबर पहुंचेगी। अब हम चलते हैं 60 मिनट में। हमारा यही जानना था कि हम 60 मिनट में यह खबर कहाँ तक पहुंचती है। तो देखते हैं 60 मिनट में यह खबर 5 मिनट बाद फिर पहुंचती है। 3 को 12 बार गुणा करेंगे, 12 बार, तो 1,70,147 में पुनः 3 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 53,01,441। इतने नए व्यक्तियों तक खबर पहुंचेगी। अब इस प्रकार 60 मिनट में कुल मिलाकर कितने व्यक्तियों तक पहुंची, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे 60 मिनट में। इस प्रकार 60 मिनट में कितने व्यक्तियों तक पहुंची, तो देखेंगे सबसे शुरू में 1 व्यक्ति तक पहुंच रहा था यह खबर, फिर 3 व्यक्तियों तक पहुंचा, फिर 9 व्यक्तियों तक पहुंचा, 27 व्यक्तियों तक पहुंचा, 81 व्यक्तियों तक पहुंचा, फिर 243 व्यक्तियों तक पहुंचा, उसके बाद 729 व्यक्तियों तक पहुंचा। इस तरह से पहुंचते लास्ट में हमने देखा कि 5,31,441 लोगों तक यह खबर पहुंचती है। सबको जोड़ने से हमको मिलेगा, अर्थात हमारा मानना
कि खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है, या निश्चित रूप से कह सकते हैं खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है। हमने यहाँ यह माना कि सभी लोग लगातार खबर बांटने का काम कर रहे हैं और हर नए व्यक्ति को एक ही खबर सुना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक बार में 3 नए व्यक्ति को खबर सुना रहा है, और इससे हमको पता चल रहा है कि 60 मिनट में एक व्यक्ति से शुरू होकर ये कोई खबर किस तरह 7 लाख से अधिक लोगों के बीच फैल सकती है। 7,97,161 7,97,161 व्यक्तियों तक यह खबर पहुंच गई। तो इस तरह से खबरें निश्चित रूप से कहावत को चरितार्थ करती है कि खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, आप सबको पता है। इससे जुड़ी एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। यहाँ के राजा को पता चला कि बुद्धिमत्तापूर्ण इस खेल का आविष्कार उन्हीं के राज्य का एक विद्वान है। तो आविष्कारक को बुलाकर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे इस अनूठे आविष्कार के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर विद्वान ने अपना सिर झुका लिया। राजा ने कहा, मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, डरो मत। विद्वान ने कहा, राजन आपकी उदारता महान है, आप मुझे शतरंज के पहले घर के लिए 1 गेहूं का दाना, दूसरे घर के लिए 2 दाना, तीसरे घर के लिए 4, चौथे घर के लिए 8, पाँचवें घर के लिए 16, छठवें घर के लिए 32, इस प्रकार आप मेरे को दाना देने का कष्ट करेंगे। राजा ने कहा, बस करो भाई। राजा ने क्रोधित होकर उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें शतरंज के पूरे 64 घरों के लिए दाने मिल जाएंगे। हर घर के दानों की संख्या पिछले घर से दुगनी होनी चाहिए। यही तुम्हारी शर्त है ना? परंतु यह जान लो, कितना छोटा इनाम मांगकर तुम मेरी उदारता का अपमान कर रहे हो। क्या आप बता सकते हैं कि 64वें खाना में राजा को गेहूं के कितने दाने देने पड़ेंगे? गणना बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ 2 के साथ बार बार गुणा करना पड़ रहा है। जैसे पहले घर में दाना, पहले घर में शतरंज के पहले बोर्ड के पहले घर में दाना उन्होंने मांगा था 1। दूसरे घर में दाना उन्होंने कहा था 2। तीसरे घर में दाना पिछले का दुगना होना चाहिए, 2 × 2। चौथे घर में दाना, इस तरह से 2 का गुणा बढ़ते जाएगा बच्चों, 2 × 2 × 2। पाँचवें घर में दाना अर्थात 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 का गुणा हो जाएगा। छठवें घर में दाना कितना होगा दाना? छठवें घर में 2 का 5 बार गुणा हो जाएगा। इस तरह से 7वें घर में, 8वें घर में करते करते 64वें घर में दाना, 64वें घर में दाना कितना होगा मालूम है बच्चों? 64वें घर में 2 का हमको गुणा करना पड़ेगा 63 बार। कितना बार? 63 बार। 2 का हमको गुणा करना है 63 बार, 63 टाइम्स, 63 बार। और मालूम है यह संख्या बहुत बड़ी होगी, पर आप जानना चाहेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, या क्या राजा आविष्कारक को यह इनाम दे सकेगा? आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होना। 2 का 63 बार गुणा करने से कितना प्राप्त होता है बच्चों? अगर 2 को 63 बार गुणा किया जाए, 2 × 2 × 2 63 बार, तो लगभग 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5 इतने दाने गेहूं के देने पड़ेंगे। अर्थात कहें तो पूरी पृथ्वी पर की ज़मीन पर अगर गेहूं की खेती की जाए बच्चों, तो भी इतना दाना हमको नहीं मिलेगा। अब आप ही सोचिए कि यह है ना बहुत बड़ी संख्या। तो 2 का 63 बार अगर हम गुणा करें तो कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो क्या किसी संख्या को उसी संख्या में बार बार गुणा करने से इस प्रक्रिया को लिखने का कोई और तरीका हो सकता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने को आप संक्षेप में घातीय संकेतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? घातीय संकेतन। आपने ऊपर में देखा 2 का हम 3 बार गुणा कर रहे थे, तो हम इसको 2 का घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 2 आधार होगा और 3 होगा घात। इसी प्रकार आपने इससे पहले देखा कि 3 का 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो 3 का घात 3 का मान लीजिए आपने 3 बार गुणा किया, 4 बार गुणा किया, तो हम 3 का घात 4 लिख सकते हैं, जहाँ 3 आधार है और 4 घात है। इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं कि 3 आधार है और 4 घात है। तो इस तरह से हम इसे घातीय संकेतन भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम घातांक के नियम। घातांक के कौन कौन से नियम हो सकते हैं, हम घातांक के नियम पर चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर 1, सबसे पहले हम चलते हैं
पहले नियम की ओर। घातांक का पहला नियम है बच्चों, यदि आधार समान हो और उनका गुणा हो रहा हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। हमने पहला नियम क्या देखा बच्चों, जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। x गुणित x घात m गुणा x घात n बराबर x घात m धन n। आइए बच्चों इस नियम के आधार पर कुछ सवाल हल करते हैं। बच्चों इस नियम के आधार पर सवाल है 3 का घात 5 गुणित 3 घात 9 को हल कीजिए। तो अभी हमने देखा ऊपर में ये लिखा हुआ है, हमने देखा अगर आधार समान है और घातांक आधार समान है और उसमें गुणा हो रहा है तो आधार बिना बदले घातांक को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 3 और 3 आधार समान है बच्चों, तो 3 और इसके बाद घातांक का वापस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको मिलेगा 3 का घात 9 5 14। इस तरह से हम इस नियम से यदि आधार समान हो, जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। इस तरह से हम 3 घात 5 गुणित 3 घात 9 को जब हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3 का घात 14। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3 का घात 14। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 4 का घात 10 गुणित 4 घात 7 को घातीय रूप में लिखिए। इसे हम घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, नियम नंबर 1 की सहायता से ही हम इसे लिखेंगे घातीय रूप में। कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है जबकि उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। इस नियम के आधार पर इनका आधार वही रहेगा जबकि इसकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, अर्थात 4 का घात 10 धन 7 हो जाएगा। 10 और 7 कितना होता है बच्चों, 17। इसे हम 4 घात 17 के रूप में लिखेंगे नियम नंबर 1 की सहायता से। अगला प्रश्न है बच्चों, नियम नंबर 1 की सहायता से इसको हल करना है। 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 7 को हल कीजिए। तो 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 7 आप देखेंगे हमने इससे पहले नियम नंबर 1 पढ़ा था कि जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का आपस में गुणा हो रहा हो तो गुणनफल में आधार वही रहता है और इसके घातांक आपस में जुड़ जाती है। ये नियम नंबर 1 हमने पढ़ा था। इस नियम के आधार पर यहाँ हम देखेंगे 2 का घात 3 है और 2 का घात 7 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 का घात हो जाएगा 10। इस तरह से इसका हल होगा 2 का घात 10। बच्चों अगला प्रश्न है 64 का घात 6 को 4 के घातीय रूप में बदलना है। 64 का घात 6, 64 का घात 6 है, इसको हमको 4 के घातीय रूप में बदलना है। तब हम क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड कर देंगे 4 के घात के रूप में। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 का अगर हम 3 बार गुणा करें बच्चों तो हमको 64 प्राप्त होगा, अर्थात हम 4 को घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब 4 घात 3 को कितना बार लिखेंगे बच्चों, 6 बार। 4 घात 3, 4 घात 3 2, 4 घात 3 3 बार, 4 घात 3 4 बार, 4 घात 3 5 बार, 4 घात 3 6 बार। इस तरह से हमने इसको कितना बार लिखा, 6 बार लिखा। अब 6 बार लिखने का मतलब है कि 4 घात 3 6 बार जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको 6 बार जोड़ेंगे और 6 बार जोड़ने से हमको मिलेगा 4 घात 18। कितना मिलेगा, 18, 4 घात 18। इस तरह से हम 64 घात 6 को 4 घातीय के रूप में लिखेंगे तो हमको मिलेगा 4 का घात 18।